तो जय हिंद साथियों, सभी को स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब परिवार जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज लग रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग कल जो है टेस्ट का आयोजन किए थे संडे को, और हर संडे को आप लोग आइएगा। ठीक है, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में भाग लेके पुण्य का भागी बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप लोग पढ़े ही होंगे टॉपिक जो दे दिया गया था। टॉपिक जो है डाल दिया जाता है, जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं। वीडियो जो देख रहे हैं उनको बता दें फिर से कि हमारा जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में, उसमें होमवर्क डाल दिया जाता है। फिर आप लोग पढ़ के आइए और टेस्ट में भाग लीजिए। ठीक है, क्विज में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है मगध का उत्कर्ष। क्या है? मगध का उत्कर्ष। ठीक है, आज का टॉपिक है। उसके बाद यहाँ से लेके बिंबिसार तक हम लोग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आज का, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। प्राचीन वंश के संस्थापक, सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ। ठीक है, बताइएगा बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। ठीक है, बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध। ठीक है, अब बताइएगा अगला सवाल, मगध की राजधानी कहाँ थी? हाँ, गिरिब्रज या राजगिरी। गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, बताइएगा अगला सवाल है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। तो बताइएगा हर्यक वंश का जो स्थापना हुआ था कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, बिंबिसार जो है गद्दी पर बैठे थे। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यह पहला प्रथम भारतीय राजा था जिसने जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार जो थे वह पहला ऐसा राजा थे जो किस पे बल दिए थे? प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिए थे। ठीक है, अब बताइएगा बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था? ब्रह्मदत्त को हराकर। किसे हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया और अंग को क्या किया? मगध में मिला लिया। किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया। ठीक है, अगला बताइएगा कि बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया था? 52 वर्ष तक। बिंबिसार 52 वर्ष तक। बिंबिसार 52 वर्ष तक शासन किए थे। ठीक है, अगला बताइएगा बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को किसकी सेवा के लिए भेजा था? सबसे पहले पहला भेजा था, उसके बाद प्रद्योत। ठीक है, पहला जो है किसको भेजा था? किसके पास? तो महात्मा बुद्ध के पास। ठीक है, पहला महात्मा बुद्ध के पास। उसके बाद अवंती के राजा जो थे राजा प्रद्योत। कौन? राजा प्रद्योत के पास भेजे थे। किसने भेजे थे? बिंबिसार ने भेजे थे अपने राजवैद्य जीवक को। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि अवंती के राजा जो थे प्रद्योत जब पांडु रोग यानी टीबी से ग्रसित थे उस समय जो है बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है, अगला बताइएगा कि बिंबिसार ने जो है कौन सी नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? वैवाहिक नीति। ठीक है, उसने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, सभी से, और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है। हो सकता है लड़ाई नीति दे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा वाला नीति, या फिर हो सकता है पशुपुत्र वाला नीति दे दे। ठीक है, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने जो है साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, अब बताइएगा उसने कितनी शादियां की थी? इसमें जो दिया गया है उसने 3 शादियां की थी। क्या क्या नाम है उनका? पहला महाकोसला, दूसरा चेलना, तीसरा क्षेमा। ठीक है, तो बताइएगा कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकोसला। ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला। बताइएगा चेलना कौन थी? चेटक की पुत्री, जो वैशाली के चेटक की पुत्री का नाम चेलना था। ठीक है, अब बताइएगा क्षेमा कौन थी? मध्य देश की राजकुमारी। मध्य देश की राजकुमारी, जो आधुनिक में क्या कहते हैं उसको? पंजाब। आधुनिक पंजाब। ठीक है, पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। हो गया क्लियर? अगला बताइएगा कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु के पुत्र ने। ठीक है, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कब की थी?
493 ईसा पूर्व में, ठीक है। 493 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर अजात शत्रु जो है मगध की गद्दी पर बैठ गया, ठीक है, आसन जमा लिया, हो गया। अब बताइएगा अजात शत्रु को क्या कहा जाता है, उसका उपनाम क्या है? कुनिक। क्या था? कुनिक। अजात शत्रु का उपनाम कुनिक। और बताइएगा ये किस धर्म के प्रारंभ में, किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के, ठीक है। प्रारंभ में ये जैन धर्म के और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे, हो गया। अगला बताइएगा कि अजात शत्रु ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किए थे? 32 वर्ष तक। और वही पूछे बिंबिसार 52, बिंबिसार 52, अजात शत्रु 32, ठीक है। अगला बताइएगा अजात शत्रु के एक सुयोग मंत्री था, उनका क्या नाम था? क्या नाम था? वर्षकार, ठीक है। क्या नाम था? वर्षकार। अजात शत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार। और बताइएगा वर्षकार की सहायता से ही अजात शत्रु ने विजय प्राप्त किया था, किस पर? वैशाली पर, अंग पर नहीं, वैशाली पर। किस पर? वैशाली पर। वर्षकार की सहायता से अजात शत्रु ने जो है वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है। अगला बताइएगा कि अजात शत्रु की हत्या किसने किया था? उसका बेटा उदयन ने, ठीक है। ऑटोमेटिक है, चलते आ रहा है बेटा बेटा, ठीक है। तो किसने किया था? उदयन ने। और कब किया था? 461 में, ठीक है। 461 बीसी में जो है अजात शत्रु की हत्या कर उदयन जो है मगध की राजगद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अब बताइएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, ठीक है। किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी। उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। बताइएगा कि हर्यक वंश का अंतिम राजा, ठीक है, कौन थे? नागदशक, ठीक है। हर्यक वंश की अंतिम राजा नागदशक, जो जिनके पिता का नाम उदयन था, ठीक है। यहाँ से ही चलते आ रहा है। तो उदयन के पुत्र नागदशक जो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। अगला बताइएगा शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने, जो नागदशक के कौन थे? अमात्य, ठीक है। नागदशक के अमात्य थे। और कब जो है इसे अपदस्थ कर दिया था? शिशुनाग नागदशक को कब अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? 412 ईसा पूर्व में। बहुत अच्छा, 412 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला बताइएगा शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित किया था? वैशाली में। कहाँ किया था? वैशाली में। क्या कहा गया कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर लिया था, ठीक है। अगला बताइएगा शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन थे? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। शिशुनाग का कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, ठीक है। जिसने क्या किया? पुनः जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। कहाँ से हटाकर? वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बना लिया, ठीक है। अब बताइएगा शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे? नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन। वही बताइएगा हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक, ठीक है, जो उदयन के पुत्र थे, ठीक है। अब बताइएगा कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद, ठीक है। कौन थे? महापद्मानंद। और यही पूछे कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, ठीक है। और जो घनानंद थे वो किसके समकालीन थे? नहीं, सिकंदर के समकालीन थे, ठीक है। किसके? सिकंदर के समकालीन थे घनानंद, ठीक है। और यही घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो बीच में आ गया कौन? सिकंदर। सिकंदर आ गया। तो सिकंदर के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। बताइएगा सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप्स ना, फिलिप, ठीक है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, ठीक है। जो इनका जन्म कब हुआ था सिकंदर का? नहीं, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, 356 ईस्वी में, ठीक है। 356 बीसी में कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म। बताइएगा फिलिप जो थे कौन थे? हाँ,
सिकंदर के पिताजी जो थे वो कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे, ठीक है, मकदूनिया के शासक थे। फिलिप के पिता का नाम सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, ठीक है। अब बताइएगा सिकंदर जो है किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे। कौन थे? अरस्तु के शिष्य थे, ठीक है। अगला बताइएगा सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में भारत विजय का अभियान शुरू किया था। 326 ईसा पूर्व में भारत अभियान का विजय अभियान शुरू किया था, ठीक है। बताइएगा सिकंदर के सेनापति का नाम? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर। अगला बताइएगा सिकंदर को पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। किसके साथ? राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध का क्या नाम? हाँ, हायडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है इसे। हायडे स्पीच का युद्ध, हायडे स्पीच का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध, ठीक है। अगर झेलम नहीं दिया रहे तो क्या देगा? हायडे स्पीच। हायडे स्पीच भी नहीं दिया रहे तो क्या देगा? झेलम नहीं दिया रहे तो क्या देगा? इसका प्राचीन नाम दे देगा, ठीक है, वितिस्ता का युद्ध। क्या दे देगा? वितिस्ता का युद्ध, ठीक है। झेलम का प्राचीन नाम वितिस्ता, ठीक है, कुछ भी दे सकता ऑप्शन में। हो गया। अब बताइएगा जो सिकंदर की सेना थी, सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचने मतलब पार करने से इनकार कर दिया था? किस नदी को पार करने से इनकार किया था? व्यास नदी। कौन नदी? व्यास नदी, ठीक है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर और बोला कि अब नहीं जाएंगे, पारे नहीं करेंगे, जो होगा होगा, ठीक है, तो पार नहीं किए। हो गया। बताइएगा सिकंदर जो है स्थल मार्ग द्वारा भारत से कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में, ठीक है, स्थल मार्ग द्वारा लौटा था। कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला बताइएगा सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। और कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष, 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बताइएगा सिकंदर का जो जल सेनापति था उनका क्या नाम था? निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस। सिकंदर के जल सेनापति निर्याकस, जल सेनापति निर्याकस। बताइएगा सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था, उनका क्या नाम था? बावकेफला। क्या नाम था? बावकेफला। बताइएगा महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, क्या नाम था? चेतक। उनके हाथी का नाम? राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद था, ठीक है। अच्छा बताइएगा नहीं, जो दिया रहता है सर बुक में, छागर बकरी का नाम नहीं दिया रहता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा गौतम बुद्ध थे, उनके घोड़ा का नाम क्या था? था क्या? नहीं, कंथक, ठीक है, घोड़ा का नाम कंथक। सारथी का नाम ये था चन्ना, ठीक है, सारथी का नाम चन्ना था। हो गया, जान गए। बताइएगा कि जो बावकेफला नामक नगर बसाया था सिकंदर ने, वो किस नदी के तट पर था? झेलम नदी के तट पर, ठीक है, झेलम नदी के तट पर। झेलम का पुराना नाम वितिस्ता। क्या नाम था? वितिस्ता, ठीक है। अब बताइएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। किसे हराकर? घनानंद को हराकर, ठीक है, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है, उसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। कब? 322 नहीं, 345। अच्छा सॉरी बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान देते हैं पढ़ने में ना। चलिए, तो 345 में इसका जन्म कब हुआ था? 345 में। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है, कहा है, किसने कहा है? जस्टिन ने। किसने कहा है? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। और जिसकी पहचान किसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की है? किसने की थी? विलियम जोन्स ने, ठीक है, विलियम जोन्स ने। बताइएगा विलियम जोन्स ने एक संस्था का स्थापना किया था, क्या? हाँ, क्या था? एशियाटिक सोसाइटी। किसने किया था? हाँ, किसने? विलियम जोन्स ने, ठीक है। बताइएगा मुद्रा राक्षस के लेखक? विशाख दत्त। क्या था? विशाख दत्त।
बताया गया है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? वृषल शब्द का। कौन सा शब्द का? वृषल का प्रयोग किया है। ठीक है, किसमें? मुद्रा राक्षस में। तो बताइएगा वृषल का क्या अर्थ होता है? निम्न कुल का। हाँ, निम्न कुल में उत्पन्न होना, मतलब छोटे नीच जाति का। ठीक है, उसी को बोला गया वृषल। तो ये चीज मुद्रा राक्षस में बताया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने मदद किया था? चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने मतलब कौटिल्य मतलब विष्णुगुप्त ने। ठीक है, और बाद में वो क्या बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य। ठीक है, बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जो किससे संबंधित है? राजनीति से। ठीक है, जो राजनीति से संबंधित है। हो गया। अगला बताइएगा चंद्रगुप्त जो है मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसापुर में। यहाँ आके पकड़े ना, कब बैठा था? 322 ईसापुर में। और उसका जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी में। ठीक है, ईसापुर में 345 ईसापुर में जन्म हुआ। 322 ईसापुर में गद्दी पर बैठे। ठीक है, और ये किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। हाँ, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। ठीक है, श्रवण बेलगोला में, क्योंकि ये जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। और जो है इनको दीक्षा किसने दिया था? भद्रबाहु में। मतलब इनके गुरु कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, अगला बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसापुर में किसे हराया था? सेलुकस निकेटर को। ठीक है, सेलुकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था? 305 ईसापुर में। 305 बीसी में सेलुकस निकेटर को हरा दिया था। ठीक है, अगला बताइएगा सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। ठीक है, तो सेलुकस निकेटर के पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया। और उसको जो दहेज में दिया था, कौन कौन सा क्षेत्र दिया था? काबुल, कंधार, हेरात। हाँ, काबुल, कौसे कंधार। ठीक है, कौसे काबुल, कौसे कंधार, हौसे हेरात, मौसे मकरान, ये 4 क्षेत्र दिए थे उनको दहेज में। ठीक है, शर्त रखा था कि शादी तभी करेंगे जब हमको ये सब दीजिएगा। ठीक है, तो शादी कर लिया, सब ले लिया। हाँ, तो वही बात हुआ। हो गया। अगला सवाल बताइएगा, उस टाइम क्षेत्रीय दहेज देता था ना, कोई मुंबई को दे दिया तो कोई भारतीय को दे दिया। उस टाइम कुछ पैसा वैसा था नहीं, तो क्षेत्रीय देता था, खेत भैया दे देता था उस टाइम। अगला बताइएगा सेलुकस निकेटर का राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था। क्या नाम था? मेगास्थनीज था। ठीक है, जो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। बताइएगा मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम? इंडिका। फेमस पुस्तक है। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। ठीक है, अगला बताइएगा पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था। ठीक है, बताइएगा उसमें कितने बुर्ज थे? 570 बुर्ज थे। ठीक है, 570 और द्वार 64। एक तो आप लोग तोड़ दिए थे क्या? तो कितना था? 64 द्वार थे और 570 बुर्ज थे। तो बुर्ज मतलब क्या होता है? मीनार। ठीक है, बुर्ज खलीफा का नाम नहीं सुना है? तो है ना, हुआ मीनार। ठीक है, गाना भी सुने होंगे, जी करदा दिला दूं तेनो बुर्ज खलीफा। ठीक है, और खुद का घर बना रहता किसे? इंदिरा आवास। और उसमें भी प्लास्टर नहीं रहता, लेकिन रील्स बनाएगा एकदम झकास। ये सब रील्स बनाने वाला लगाता है। अगला बताइएगा, अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पे। ठीक है, बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसमें दिया गया है? नहीं, एपियानस। ठीक है, क्या नाम है? एपियानस। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एपियाकस में किया गया। ठीक है, किसमें? एपियाकस में। अब बताइएगा किसके अनुसार से चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे? किसके अनुसार? नहीं, प्लूटार्क के अनुसार।
किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। हो गया। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु और जन्म 345 ईसा पूर्व में। 345 ईसा पूर्व में जन्म और मृत्यु 298 ईसा पूर्व में। हो गया। अगला बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जो ये मृत्यु हो गया इनका, उसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बने थे? बिंदुसार। इनका बेटा बनेगा, ऑटोमेटिक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार कब बने थे? 298 ईस्वी में बनेगा। ठीक है, जब मृत्यु हुआ तो। अब बताइएगा कि जो बिंदुसार थे उनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। उसका क्या अर्थ होता है? शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक। ठीक है। बताइएगा कि बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के। ठीक है। वहीं इनके पिता जैन धर्म के। ठीक है। और अगर इनका बेटा की बात करें तो नहीं, बौद्ध धर्म के, अशोक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो वो बौद्ध धर्म के थे। मतलब कि कहने का अर्थ है सब अलग अलग धर्म के थे। इससे पता चलता है कि उस टाइम भी क्या था? धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, मतलब कोई दबाव नहीं था। अगला बताइएगा कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है। अगला बताइएगा बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। किसमें? वायु पुराण में कहा गया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया या वारिसार। ठीक है, भद्रसार या वारिसार कहा गया। ठीक है। अगला बताइएगा किसके अनुसार से सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा था? किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार। किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार बोला था कि एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था। एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था स्ट्रैबो के अनुसार। ठीक है। और जो है इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। किसे? डायमेकस को। ठीक है। मेगास्थनीज खुद एक उत्तराधिकारी था। किसका? खुद एक राजदूत था। ये भी राजदूत बना। हाँ, तो वो जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है। और उसने जो है डायमेकस को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है। अगला बताइएगा जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। जैन ग्रंथ में सिंहसेन। जैन ग्रंथ में सिंहसेन बिंदुसार को कहा गया। किसे कहा गया? बिंदुसार को। ठीक है। अगला बताइएगा बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने युद्ध हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है। सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए थे 2 विद्रोह हुए थे। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? सबसे पहले सुसीम को भेजा, फिर अशोक को। ठीक है। सबसे पहले सुसीम को, फिर अशोक को भेजा था। हो गया। अगला सवाल बताइएगा कि किसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीज मांगा था? 3 चीज मांगा था। सबसे पहले यही बताइए। हाँ, पहला मदिरा, दूसरा सूखा अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था। ठीक है। अब मेन सवाल है कि किसके अनुसार से बिंदुसार ने सीरिया के अशोक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक जो है भेजने की प्रार्थना की थी? तो किसके अनुसार से? तो एथेनियस के अनुसार। किसके अनुसार? एथेनियस के अनुसार। अब हम लोग 3 चीज पढ़े। क्या क्या पढ़े? नहीं, अनुसार से जो बताए तो पहला था स्ट्रेबो था। ठीक है। प्लूटार्क था और उसके बाद एथेनियस था। तो ये सब अब जो है देने लगा। पहले सब नहीं देता है, अलग वाली बात है, लेकिन अब जो है यही सब खोजता है कि किधर खोज खोजता है सब। ठीक है। और इसी को डाल देता है ऑप्शन में। हो गया। अगला बताइएगा कि किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? हाँ, किसने बताया? बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कौन थे बताइए? तारानाथ। क्या नाम था? तारानाथ। ठीक है। जो बौद्ध विद्वान थे। कौन थे? बौद्ध विद्वान तारानाथ। ठीक है। इसने जो है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है।
अब जो है अंतिम सवाल, अगला मतलब लास्ट, ठीक है, अंतिम सवाल। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रधान कौन थे, कौन होता था? खल्लाटक, ठीक है। कौन होते थे? खल्लाटक होते थे, ठीक है। तो इसी के साथ टॉपिक को भी खल्लास करते हैं यहीं पे। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो अशोक से लेके रहेगा यहाँ तक, क्या सर? कहाँ से? यहीं से। बहुत बड़ा तो नहीं, एक पेज दे दीजिए। चलो यहाँ तक, ये वाला फिर पढ़ना होगा। तो ठीक है साथियों, आज का टॉपिक समाप्त होता है। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो अशोक से लेके मतलब पेज नंबर, लुसेंट का पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 12 पूरा रहेगा, ठीक है। अब बाकी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। फिर से बता देते हैं, हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है GK GS ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी नवल सर लेंगे साइंस के क्लास। धन्यवाद, जय हिंद। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए, लुसेंट का टॉपिक समाप्त हुआ, आप साइंस का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और साइंस में टॉपिक है पदार्थ के सामान्य गुण, ठीक है, पदार्थ के सामान्य गुण। वैसे एक सूचना तो मिल ही गया होगा कि टेक्नीशियन का आंसर किया आ गया है, तो कुछ लोग मिला लिए भी होंगे, कुछ नहीं मिलाए होंगे तो मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। जैसे हवा, लकड़ी, लोहा, कुछ भी, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग, पदार्थ के मुख्यतः कितनी अवस्था होती है? पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। अब बताना है आप लोग को, एक चीज बताना है कि किसमें गति ऊर्जा ज्यादा होता है, ठोस, द्रव, गैस में, ठीक है। बाकी उसको अरेंज कर देंगे। बताइए, गति ऊर्जा सबसे अधिक किसमें? गैस में। उससे कम द्रव में। उससे कम ठोस में, ठीक है। घनत्व सबसे अधिक ठोस, ठीक है। घनत्व सबसे अधिक ठोस में। अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में। अंतर आणविक स्थान गैस में। प्रत्यास्था या कठोरता ठोस में होगा सर, बिल्कुल। विसरण सबसे अधिक। ससंजक बल ठोस में होगा। अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या नहीं बदलता है? तापमान। अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या नहीं बदलता है? एकदम छोटे छोटे पॉइंट पर नोटिस कीजिएगा, न तो बस जाइएगा, ठीक है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा और कितने अवस्था हैं? कौन कौन? ठीक है, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। चलिए, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस का हो सकता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। प्लाज्मा अवस्था एक कैसी अवस्था है? तरल अवस्था है या फिर? हाँ, अगर ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, आयनित अवस्था दिया है तो आयनित अवस्था होगा, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था है। प्लाज्मा प्राय विसर्जन नलिका, नाभिक रिएक्टर इत्यादि में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है प्लाज्मा? विसर्जन नलिका, ठीक है, विसर्जन नलिका और नाभिक के रिएक्टर में पाए जाते हैं। सूर्य और तारों की जो ऊष्मा होती है वो किस अवस्था के कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था विद्युत का क्या है? सुचालक है, विद्युत का सुचालक। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ने कौन सी अवस्था खोजी थी? सॉरी, कौन सी अवस्था खोजी नहीं थी। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को कौन सी अवस्था कहा जाता है? 5वीं अवस्था कहा जाता है, ठीक है। 1920 में किसने 5वीं अवस्था की कुछ गणना की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने। लेकिन इसी के आधार पर किसने पदार्थ की 5वीं अवस्था का भविष्यवाणी किया? आइंस्टीन ने भविष्यवाणी किया। सत्येंद्रनाथ बोस ने कुछ गणना किया। तो बताइएगा, इस सब पुरस्कार किसको मिल गया? तीसरा व्यक्ति को मिल गया सर, क्या नाम था उसका? नाम है एक, दूसरा पहला है कार्नेल, ठीक है। कार्नेल पहला व्यक्ति, दूसरा है विक मैक्टरले, ठीक है। विक मैक्टरले है दूसरा व्यक्ति, पहला था कार्नेल, दूसरा है विक मैक्टरले। ये दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला। किस अवस्था के कारण? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो तीनों देख लिए इसका। चलिए, किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो उसे क्या कहते हैं?
लंबा लंबा तो दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। वेरी गुड सर। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? दोनों पॉइंट देख लिया। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वही दाब हो जाएगा। दाब हो जाएगा। परनोद बटे क्षेत्रफल क्या होगा? दाब हो जाएगा। तो दाब का हम लोग 3 देखें, बल बटा क्षेत्रफल, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, परनोद बटा क्षेत्रफल। सभी किसका सूत्र था? तो दाब का SI मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है? 10 पावर 5, या फिर कह सकते हैं इसको 10 पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर 10 पावर 5 पास्कल। एक जूल बराबर 10 पावर 7 क्या? अर्ग। 10 पावर 7 अर्ग। वहीं एक न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन। अगर यही उल्टा अगर पूछ देगा ना, जब कि एक डाइन बराबर कितना न्यूटन है, तो सिर्फ माइनस लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। 1 मिलीबार बराबर कितना पास्कल होता है? 10 पावर 2। दाब एक कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। बाहर की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि गहराई या ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है या घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। द्रव दाब का पहले सूत्र देख लीजिएगा। दाब बराबर होता है DGH प्लस वायुमंडलीय दाब। DGH प्लस वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना। यहाँ बताइएगा कि द्रव का दाब द्रव के किस पर निर्भर करता है? किस पर करता है? हाँ, घनत्व पे करता है। घनत्व पर करता है। डिपो डेंसिटी हो गया। ऊंचाई पे करता है। गुरुत्वीय त्वरण पर करता है, और ऊंचाई पर या गहराई पर करता है। ठीक है, तो किस पर किया? घनत्व, गहराई और गुरुत्वीय त्वरण। किस पर निर्भर नहीं करेगा? बाकी सब चीज में नहीं। बाकी सब चीज पर नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि निम्न में से दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? आकृति, आकार, घनत्व, गहराई, या ये भी दोनों? आकृति और आकार दोनों तो एक ही हुआ। आकार है आकृति। ठीक है, तो चलिए इस तरह से छांट लीजिएगा। बर्तन का आकार द्रव दाब को प्रभावित करता है क्या? नहीं करता है। चलिए, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है, जिसके कारण क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। क्वथनांक घट जाता है और वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं दाब समानुपाती है क्वथनांक का, तथा व्युत्क्रमानुपाती है वाष्पीकरण का। ठीक है, दाब बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर घट जाएगा। और इसी के कारण मतलब यही कारण हमारा क्या होता है? पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। बात नहीं बनता है। चलिए किसी तरह भी अपना लैंग्वेज में याद रखिए, क्योंकि आप थोड़ा सोचने जैसा क्वेश्चन मिलता है वहां से। डायरेक्ट 1 लाइनर कम में मिलेगा। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होता है? फिर से वही क्वेश्चन है। घट जाता है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर बढ़ जाएगा। चलिए कुछ भी है। ठीक है, पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर घट जाता है। वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है, क्योंकि ऊपर बढ़ने पर क्या होता है? दाब घट जाता है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से खून निकल आता है। कारण वही है, दाब घट जाना। पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है। दाब घट जाना। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर क्या होता है? समान होता है। चारों ओर समान होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के किस पर निर्भर करता है? तो गहराई पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा? गहराई पर। अगर एक कंटेनर है, अगर उसमें 3 छिद्र है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखा जाए, या फिर इधर से देखा जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस में? थर्ड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अधिक गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होगा? समान होगा। और यह किस नियम के कारण?
पास्कल नियम। कौन बताया इसको? पास्कल नियम। अधिक गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु का दाब क्या होगा? समान होगा। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, यह हमारे गाड़ी में जो चलता है डिस्क ब्रेक जिसको कहते हैं, वो सब किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। किस मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है? ये पास्कल का नियम जो फॉलो करता है। हाँ, पास्कल का नियम जो फॉलो करे, जैसे हाइड्रोलिक मशीन सब। ठीक है। द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं, ठीक है, अर्थात दाब देकर उनकी आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। चलिए अगला, क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब का मान क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा, दाब घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने से। क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब घट जाएगा, क्योंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक है ना। और वहीं देखा जाए तो बल से अगर तुलना करें तब बल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। बल से तुलना करेंगे, अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो बल क्या होगा? क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें बल घटेगा। तो बल क्या? बल कम लगेगा। क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो बल नहीं सर, ज्यादा लगेगा। यहाँ कल का ही हमको क्या बोलते हैं, याद आ गया जब सर बोल रहे थे क्या कि भोथरा गए हैं सर। ठीक है, अब उसको धारेदार बनाना है, तो धार बनाना है तो इसका मतलब क्या, जितना धार में रहेगा उतना वो कम बल लगेगा और आसानी से कट जाएगा। तो क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो बल अधिक लगेगा। चलिए क्लियर हो गया ना। चाकू ले लीजिए ना, अपने क्लियर हो जाएगा सारा, मतलब मारना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। चलिए, भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं, क्यों? क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब कम लगेगा। हाँ, क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब कम लगेगा। चलिए, वायुयान में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब। एक ही चीज दिया, चलिए रपटते जाते हैं सबको। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं? उत्प्लावन या प्लावन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लावन, जिसको फ्लोटिंग कहते हैं। प्लावन वस्तु के भार एवं द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है। भार और उत्क्षेप पर निर्भर करता है। भार जो हम लोग, जैसे हम लोग हैं और हम लोग अगर तैर रहे हैं तो उत्क्षेप बल कुछ लगता होगा, ठीक है, जो तैरने जानता है। हाँ सर, जो जानते हैं उन्हीं के बारे में बोले। तैरने में जानता है उसके लिए भी उत्क्षेप बल लगेगा। वो तो हाँ लगेगा, लेकिन ज्यादा उनका भार होगा। ठीक है, वो आगे देखेंगे, अभी W बराबर आएगा। ठीक है, वो भी अभी बताएंगे। गजब है आप भी सर। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? जल के उत्क्षेप का अध्ययन आर्किमिडीज। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो उसी ने दिया था। और इस सिद्धांत का नाम क्या रखा? आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत। भार, बल तथा उत्क्षेप या परनोद एक दूसरे के क्या होता है? समानुपाती। क्या पूछे सर? भार बल। अच्छा, भार बल। ठीक है, नहीं हमको लग रहा है हम ये गलत बोल रहे हैं। ठीक ना, भार जो है, देखिए इस पे दीजिए, भार जो है बल, यहाँ कोमा देवे ने किया सर। चलिए हम लोग अपने से करते हैं। ठीक है, जो है ना, वो उत्क्षेप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। भार कोमा बल, भार कोमा बल या भार बल कह सकते हैं। भार बल तथा उत्क्षेप और परनोद एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत बता सकते हैं कि इस पर कौन कौन सा आधारित है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर कौन कौन से आधारित है? घनत्व जिससे मापा जाए, जितना भी घनत्व है सब। हाँ, जैसे लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है, घनत्व जिसमें मापा जाता है उस कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर करता है। चलो बताइए, जहाजों की गति की वृद्धि किस सिद्धांत का उदाहरण है? आर्किमिडीज सिद्धांत का। उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है? भार, ऑप्शन सुनिएगा, उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है? भार में आभासी की कमी, हटाए गए द्रव का भार, ये भी दोनों, इनमें से कोई है? ये भी दोनों। क्या हो जाएगा? उत्प्लावन बल बराबर होता है भार में आभासी की कमी तथा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किस सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। आर्किमिडीज के सिद्धांत से हम लोग क्या करते हैं? सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है।
तो शुद्ध सोने कितना कैरेट का होता है? जो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का। बहुत अच्छा। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग। वहीं पानी के नीचे 9। तो पानी का घनत्व कितना है? 900 केजी पानी का 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब पानी का घनत्व है। वहीं बर्फ का घनत्व 900 केजी प्रति मीटर क्यूब। 900 केजी प्रति मीटर क्यूब। हाँ, 100 कम बर्फ का। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर दाब क्या होता है? दाब अधिक हो जाता है। दाब अधिक होने के कारण क्या होता है? उसका गलना कम हो जाता है, इसीलिए ऊपर से न पिघलकर नीचे पिघलने लगता है। मैनोमीटर सरल वायु दाब मापी, फॉर्टिनो वायु दाब मापी, निर्द्रव्य वायु दाब मापी, ऊंचाई मापी, सब किस पर निर्भर करता है? कौन सा सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, किस पर आधारित है? आर्किमिडीज। तो बताइएगा मैनोमीटर क्या मापता है? मैनोमीटर क्या मापता है? मैनोमीटर क्या मापता है? ऑनलाइन वाले बताइएगा। मैनोमीटर गैसों का दाब। एनीमोमीटर हवा की गति। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। ठीक है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। चलिए, सारा रिपीट हो गया है। देखिए, यहाँ एक पॉइंट था, केस नंबर 1 में लिखा है W1 ग्रेटर देन W। वही W1 क्या है सर? तो उत्क्षेप बल है, और W क्या है? भार बल है। जब W1 कहने का अर्थ है उत्क्षेप बल जब भार से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा? जब उत्क्षेप बल भार बल से अधिक होगा तो वस्तु तैरेगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है तो उसको ऊपर हम रख दिया, नीचे न दिया, नहीं तो वो तैरेगा। चलिए, किसी वस्तु का घनत्व उसके किस पर निर्भर करता है? घनत्व किस पर निर्भर करता है? तो घनत्व का अनुपात क्या होता है, या ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे। हाँ, वही है, द्रव्यमान बटे नहीं, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, लंबाई नहीं, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका सूत्र क्या होता है? सॉरी, एसआई मात्रक। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक द्रव्यमान का केजी और नीचे आ गया आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब, इसलिए यही तो अभी बताया पानी का घनत्व 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। चलिए, जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा। बताइए, जिस पानी का घनत्व कम होने के कारण वस्तु क्या होगी? डूब जाएगा। वस्तु डूब जाएगा। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। चलिए, बोलते जाइएगा इसी तरह। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा, इसलिए बर्फ क्या होता है? मक्खन का घनत्व किसकी अपेक्षा कम होता है? दूध की अपेक्षा, इसलिए मक्खन तैरता है। बादल का घनत्व कम होता है। बहुत अच्छा। लाइफ जैकेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लाइफ जैकेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अपना आयतन बढ़ाने के लिए, जिससे हम लोग तैर सके पानी। बहुत अच्छा। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्यों? पारा का घनत्व अधिक होता है लोहा की अपेक्षा, और पानी का घनत्व कम होता है लोहा की अपेक्षा। क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है। सेम बोले लेकिन हम उल्टा दिए। ठीक है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व जो था पारे से कम होता है। किसका कम होगा? लोहे का, इसीलिए लोहा क्या होगा? तैरेगा, किंतु पानी से अधिक होगा। तो पानी में क्या होगा? लोहा डूब जाएगा, पारे में तैरेगा। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे पदार्थ, नहीं, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। वही पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्रक और विमाहीन राशि है, क्योंकि घनत्व दोनों का मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज नहीं रहे तो पल्लवन के सिद्धांत भी मार सकते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पल्लवन के सिद्धांत पर। हाइड्रोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? घनत्व मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। वहीं हाइग्रोमीटर के हाइग्रो आर्द्रता। बहुत अच्छा सर, क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर अचानक गिर जाने से आंधी तूफान आ जाएगा, वहीं धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो
वर्षा होने की संभावना नहीं, साफ मौसम साफ, धीरे धीरे ऊपर जा रहा सर, ऊपर जा रहा तो मौसम साफ, धीरे धीरे नीचे आ रहा तो वर्षा होने की संभावना, और अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना होता है। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाली ये क्या है? जलयान है, जो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? उछू आ जाए तैरने वाला कहाँ चल जाएगा? अब हवा में तैरता है हवाई जहाज, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत। बर्नौली के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए, ससंजक बल जिसका अधिक होगा वह क्या होगा? वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर चिपकेगा या फिर नहीं चिपकेगा? ससंजक बल, जैसे मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना, ठीक है, तो किसका ससंजक बल इसमें ज्यादा है? संजय और बोर्ड का अधिक होगा। बोर्ड का अधिक होगा, जो अपने आप को अवशोषित कर लिए। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सबसे अधिक ससंजक बल किसमें होता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में सबसे ज्यादा ससंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाला, असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, असंजक बल का उदाहरण। ठीक है। मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना, असंजक बल का उदाहरण है, ठीक है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, ठीक है, पारा कांच पर नहीं चिपकता है, क्योंकि पारे का ससंजक बल क्या है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारे और कांच का ससंजक बल क्या होता है? असंजक बल। कांच का असंजक बल, पारे और कांच का असंजक बल क्या होगा? अलग अलग है, नहीं, एक ही में है। पारा कांच पर नहीं चिपकेगा, ठीक है, तो पूछ रहा है कि कांच का असंजक बल क्या होगा? असंजक बल कम होने की। असंजक बल कम होने के कारण, नहीं, दोनों का हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि पारे और कांच का असंजक बल कम हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं चिपका पा रहा है, ठीक है, मजबूत रहेगा तभी तो। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि पानी पर चिपक जाता है, क्योंकि इसके बीच लगने वाला बल क्या है? कौन सा बल अधिक है? ससंजक बल क्या असंजक बल? क्वेश्चन सुनिएगा। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला बल अधिक होता है। हाँ, कौन सा बल अधिक होता है? ससंजक बल अधिक होता है। ससंजक बल अधिक होता है, किसके तुलना में? पानी के तुलना में, ठीक है, इसलिए वहां नहीं चिपकता है वो। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को क्या करता है? बढ़ा देता है या न्यूनतम करता है? न्यूनतम। तो बताइए, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है? लंबाई बटे क्षेत्रफल। लंबाई बटे, नहीं सर, गलत। हाँ, बल बटे लंबाई। क्या होगा? बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होगा? बल बटे लंबाई। एक और सूत्र होता है, बता सकते हैं पृष्ठ तनाव का? कार्य बटे क्षेत्रफल। कार्य बटे क्षेत्रफल। कार्य बटे क्षेत्रफल। सबसे अधिक पृष्ठ तनाव किसमें होगा? शहद, पानी, केरोसिन। शहद में सबसे अधिक, शहद में। तापमान बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। और क्रांतिक कोण पर शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा। वर्षा की बूंदें या पारे का कण गोलाकार होता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। एकदम फास्ट में बोलते जाइएगा, हम लोग पीछे जाएंगे। चलिए, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसीलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है और गहराई तक चल जाता है, पहुंच जाता है और मेल को साफ कर देता है ना। चलिए, समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए क्या छिड़काव करता है? तेल का। ठीक है, तेल का। हाँ, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए तेल का छिड़काव किया जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। चलिए, मच्छरों का लार्वा तैरता हुआ पानी में नजर आता है, ठीक है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़काव करने से उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा और लार्वा पानी में डूब जाएगा। द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। बहुत अच्छा। एक समान त्रिज्या वाले खोखली नली
ठीक है, एक समान त्रिज्या वाले खोखली नली है। इसका क्वेश्चन, अच्छा छोड़िए इसको, हटाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि द्रव के चढ़ने या उतरने का कारण क्या है, बता सकते हैं? केशिकात्व के कारण तो वो जाता है, लेकिन एक और है, अच्छा, उसका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान क्या होता है? यही क्वेश्चन पूछना था हमको। नली का अगर त्रिज्या को कम कर देंगे तो चढ़ान की ऊंचाई क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अधिक होने पर घट जाएगा। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना क्या कहलाता है? केशिकात्व कहलाता है। ठीक है, चलिए। खेतों की जुताई कर देने बाद, वर्षा के बाद किसान खेतों को जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी में बने केस नलियां क्या होती है? टूट जाती है और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता, नमी बने रहते हैं। चलिए अगला बताइएगा, श्यानता सबसे अधिक किसमें होता है? श्यानता, जिसका गाढ़ापन ज्यादा रहता है। जिसका गाढ़ापन ज्यादा हो। कहने का अर्थ है कि तरल के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं, या श्यानता कहलाती है। श्यानता तरल का गाढ़ापन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? गाढ़ापन को। निम्न में से किसकी श्यानता सबसे अधिक है? शहद, पानी, केरोसिन? शहद का। किसका है? शहद का। श्यानता तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण है। ठीक है, क्या ठोस पर कार्य करता है श्यानता? नहीं सर, क्वेश्चन पार हो गया। श्यानता का गुण तरल पदार्थों में किस बल के कारण उत्पन्न होता है? घर्षण बल के। सहसंजक बल। ठीक है, वो घर्षण बल। ठीक है सर। श्यानता का गुण तरल पदार्थों जैसे द्रव और गैस में किस बल के कारण उत्पन्न होता है? तो सहसंजक बल के कारण। दोनों एक दूसरे, तरलता और श्यानता दोनों एक दूसरे का क्या होता है? वित्तकर्मानुपाती होता है। तरलता और श्यानता क्या होता है? दोनों एक दूसरे का वित्तकर्मानुपाती होता है। जिस तरल की श्यानता जितनी अधिक होगी उसकी तरलता उतना ही, जिस तरल की श्यानता जितनी ही कम होगी उसकी तरलता अधिक होगी, और जिसका ज्यादा होगा उसका कम होगा। दोनों क्या है? एक दूसरे का वित्तकर्मानुपाती है। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता क्या होगी? बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा। अगला बताइएगा, हवाई जहाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली के सिद्धांत पर। इस पर में बर्नौली का सिद्धांत क्या बताता है? कि गति ऊर्जा बढ़ा देने पर दाब घट जाता है। गति ऊर्जा बढ़ा देने पर दाब घट जाता है, तथा गति ऊर्जा घटाने पर दाब बढ़ जाता है। बहुत अच्छा। एटोमाइजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एटोमाइजर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा बताइएगा, वैक्यूम क्रिएटर जिसे कहते हैं फिल्टर पंप, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली। चलिए बहुत अच्छा। प्रतिआस्था क्या है, बता सकते हैं सर? प्रतिआस्था, प्रतिआस्था किसे कहते हैं? जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जब हटा लिया जाता है तो पुनः वह अपनी आकार में आ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिआस्था। जैसे रबड़। ठीक है, जैसे रबड़, स्प्रिंग, ये सब। वही सुघट्टपन्य जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? खींचे तो खींचा जाए, फिर अपने अवस्था में ना आए। ठीक है, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आए। जैसे प्लास्टिक, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, ये सब क्या है? प्लास्टिसिटी का है। वहीं ये इलास्टिसिटी था। प्रतिष्ठा क्या था? इलास्टिसिटी, जो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। तो बताइए सबसे अधिक प्रतिष्ठा किसमें होता है? क्वार्ट्ज में होता है। उससे कम हाथ के दांती में। फिर हाथ के दांती कहते हैं, हाथ का दांत में। ठीक है, हाथी के दांत में। आकार इधर और शिकार इधर कर देते हैं ना। हाथी के दांत में रबड़ की गोली, इसी क्रम में सारा है। ठीक है, एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है किस नियम के अनुसार? प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है, ये हुक के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार है? हुक के नियम के अनुसार। प्रतिष्ठा गुणांक रहे, प्रतिष्ठा कुछ भी आ जाए, सबका सूत्र क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ पदार्थ के समान गुण का टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है हीट एंड टेम्परेचर है। ठीक है, हीट एंड ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर साइंस में है, 12वां चैप्टर, एस के झा सर, विज्ञान।
ठीक है, वहीं लुसेंट में तो मिल ही गया। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है।